हेडिंग दीजिए और लिखिए भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता। आसान टॉपिक है लेकिन यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता, ठीक है। आपको ऐसे लिख सकते हैं कि फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या साइलेंट फीचर्स भी लिख सकते हैं। उसमें जैसे आप देखेंगे वहां लिखा है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो जो विशेषताएं हैं ये आसान टॉपिक है, आप लोग बड़े इजी वे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एक नोट्स की तरह अपना अरेंज करते चलते हैं ताकि आप लोगों को रिवीजन करने के लिए सारी किताब को पढ़ना ना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जब हमने संविधान बनाया था तो कई सारे हमने वहाँ पे देशों को, कितने देश बताया था कि हमने पढ़ा है संविधान बनाने के लिए, किसने देश के संविधानों को पढ़ा है? 60। हाँ, लगभग 60 देशों के संविधानों को हमने पढ़ा, तब जाकर के संविधान बनाया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भारत का जो संविधान बनके तैयार हुआ था, केवल हमारे पास केवल 60 देशों के संविधान नहीं है, बल्कि इसके अलावा हमारे पास जो हम क्या कहते हैं, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय में जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन का जो बैकग्राउंड पढ़ा था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसे 1935 के अधिनियम के कई सारे तत्व हमने लिए। तो मतलब कि जो इससे पूर्व का, यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता के पूर्व के भी कई सारे प्रावधान हमने अपने संविधान में क्या कर लिए, एक्सेप्ट किए। और इसके कारण, इन तमाम चीजों के कारण हमने देखा कि हमारा संविधान क्या हो गया, एक विशाल या विस्तृत संविधान का एक दायरा बन जाता है। तो सबसे पहला लिखो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, विशाल एवं विस्तृत। विशाल एवं विस्तृत, या सीधा लिख दो विशाल एवं विस्तृत। या जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है सबसे लंबा लिखित संविधान, या आप लिख सकते हैं सबसे लंबा, यानी विश्व में सबसे लंबा, सबसे बड़ा लिखित संविधान, ठीक है। विशाल एवं विस्तृत, और लिख लेना है लिखित। पहले हम विस्तार और विस्तृत को देखते हैं, फिर बाद में हम लिखित संविधान को भी एक बारी देख लेंगे, ठीक है। अब जरा देखो, यहां पर आप ये यहाँ पे पॉइंट लिखिए कि जो हमारा संविधान है इसको हम लोगों ने कोट किया था। भारत का जो संविधान है उसमें कितने आर्टिकल हैं, मूल रूप से कितने आर्टिकल हैं? मूल रूप से मुख्यतः 395 मुख्यतः 395 आर्टिकल हैं। और इसमें भाग कितने थे? टोटल भाग थे 22। हाँ 22। हाँ, भाग है 8 अनुसूची थी, बिल्कुल। और अनुसूचियों की संख्या है 8। ये 8। हाँ, बाद में 12 हो गया। मौलिक संविधान की बात, ठीक है, मौलिक संविधान की बात किया जा रहा है। जो हमारा मौलिक संविधान है उसमें भागों की संख्या 22 है और अनुसूची 8 है। लेकिन देखो, यहीं पर जो अनुसूचियां हैं, बाद में जो कुछ संविधान के संशोधन हुए थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा 73वां और 74वां, 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। और 73वां और 74वां से, हाँ, 73वां में हमने क्या देखा था? पंचायती राज, PRI, पंचायतन लिखा हुआ है, पंचायतन। और 74 में हमने क्या लिखा है? शहरी स्थानीय निकाय,
हाँ, शहरी नगर निगम। स्थानीय निकाय, ये है। और इसके लिए हमने कौन सा अनुसूची बनाया है? 11वां। और इसके लिए हमने क्या 11 और बनाया? 12। 12। तो अभी वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। 12। 12 अनुसूची। ठीक है, एक नोट डाल करके लिखिए तो। लिखिए नोट। नोट लिखिए। देखो, अब हमने देखा कि संविधान में अनुसूची तो हमने बढ़ा दिए। अनुसूची क्या करा? इसको बढ़ा दिया। क्लियर? यानी कि हमने 8 से 12 कर दिए। यही किया ना? लेकिन नोट में ये लिखो, यहीं पे आप लोग स्टेटमेंट लिखिए। देखो, संविधान के भाग या भागों लिख दीजिए। संविधान के भाग, ठीक है, एवं भाग एवं अनुच्छेदों में, आर्टिकल, अनुच्छेदों में संशोधन, अनुच्छेदों में संशोधन, अनुच्छेदों में संशोधन, मूल संख्या में कोई परिवर्तन, मूल संख्या में कोई परिवर्तन, मूल संख्या में कोई परिवर्तन न करते हुए किया गया है। न करते हुए किया गया है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम संविधान के, देखो संविधान, इसका मतलब ये हुआ कि जो आज संविधान में कम से कम आर्टिकल की संख्या, मुझे नहीं लग रहा है कि 500 से कम होगा, एक बार नेट पे सर्च करके देखना। लेकिन ध्यान रखना, वो आर्टिकल्स हमने 396, 397, 398 ऐसे नहीं करा है। जो हमारे आर्टिकल है 395, इसी में हमने क्या करा है? ABCD करके ऐड किया है। और भाग भी हमने नहीं बढ़ाए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात। बस ये आसान है, आज का टॉपिक आसान है। जब धीरे धीरे जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में आगे बढ़ेंगे, वैसे हमारे लिए थोड़ा सा ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट था हमारा क्या कि पॉलिटी का सबसे हमको, क्या क्या एक बार बताइए। पॉलिटी का सबसे हमको भारी वाला लगता है वो जो संवैधानिक विकास है वही। संवैधानिक विकास वाला क्या? जो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था वो ना? हाँ सर वही। जो पीछे हमने क्लास कर लिया, अभी भी भारी लगता है? नहीं सर नहीं लगता है अब, लेकिन मतलब पॉलिटी में सबसे ज्यादा हमको वही भारी लगता है सर। तो ये बताइए वो क्यों भारी लगा? क्योंकि आपने जितनी किताबें पढ़ी है, कहीं पे उतना मिला जितना आपको पढ़ाया गया है? ईमानदारी से बताओ। नहीं मिला सर, इसीलिए लगा क्योंकि उतना डिटेल में नहीं मिला कहीं, इसलिए हमको ज्यादा भारी लगा। तब भारी कैसे नहीं लगेगा? अब मान लो, अब आपके पास लक्ष्मीकांत है, हम भी पढ़ रहे हैं। अब तो मैं कोई बात यहाँ पे, कोई वहां पे जो हमने बात बनाया है, लग रहा है कि बात बनाया है हमने एकदम थ्रू द पॉइंट। जो घटना है वो आपको बेहतर, इसलिए इतना बेहतर मैंने पढ़ा दिया है क्योंकि मैं इतिहास का एक टीचर रहा हूँ। और इतिहास मेरा एक ऐसा मथा हुआ क्षेत्र है कि जहाँ पे घंटों आदमी बोल दे तो वो बोलता रह जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो इसीलिए उतना बेहतर पढ़ाया है। अब हिस्ट्री का भी कुछ पार्ट वैसे ही है जो कि ज्यादा भास्ट लगता है। क्रोनोलॉजी याद रखो ना। क्रोनोलॉजी आपने देखा कि सभी घटना एक दूसरे के साथ क्या है? कड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। याद है जब हमने पढ़ा था तो एक एक कड़ी आपको बताया था कि कैसे एक घटना दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो विस्तृत रूप से यस पढ़ने का, विस्तृत रूप से सर, वैसे मतलब जो आप पढ़ाए तो वैसे लिंक करके आदमी पढ़ता है तो वो भास्ट नहीं लगता है। लेकिन जैसे कि एकदम ऑलरेडी पढ़ा दिया कि इस डेट में हुआ, इस डेट में हुआ, तो वो थोड़ा मतलब
आदमी तो पहले से उसको जानता है, लेकिन उसको थोड़ा अरेंज में याद रखना चाहिए इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा दिक्कत लगता है। अब ऐसे अब तो उसके घटना के साथ आदमी अगर पढ़ लिया तो सही हो गया। वही तो मैंने बताया था कि आप पीडीएफ टाइप पढ़िएगा या लेक्चर टाइप पढ़िएगा, डिपेंड करता है आप पे, और टीचर आप ही लोगों को सेलेक्ट करना है। समझ रहे हो ना? टीचर टीचर स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं करता है। स्टूडेंट एक समय आएगा, देखो, ये लोगों को बुरा लगे भला लगे, मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूँ, आज जो बच्चे जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते हैं कुछ लोगों के पीछे 200 400 500 के चक्कर में, समय बीतता जाएगा और तब समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सही कह रहा हूँ ये बात? सर हाँ, जो पीडीएफ बदलाव हो रहा है तो उसको लोग नहीं पकड़ पाएंगे। सर पीडीएफ तो मार्केट में धड़ल्ले से अवेलेबल है, जिसका चाहिए जो चाहिए पीडीएफ अवेलेबल है। पीडीएफ से ही अगर सब कुछ होता तो टीचर की क्या जरूरत थी? नहीं, वही जो जहाँ पे लोग हजारों की संख्या में पढ़ रहे हैं, जैसे तरह से लोग एक स्ट्रक्चर बना के लाते हैं, पीडीएफ बना के लाते हैं, लिखवा देते हैं सीधा, आप पढ़िए। तो वो उसमें देखिए नहीं भीड़, सर, स्टूडेंट भी हो गए पीडीएफ टाइप का चीज, वही कह रहा हूँ ना। टीचर लोग को परेशान कर देते हैं कि पीडीएफ सर, पीडीएफ पीडीएफ पढ़ा रहे हो उस पर ध्यान नहीं है, सर पीडीएफ कीजिए। जो पढ़ा रहे हो वो गया सर से, लेकिन पीडीएफ के पीछे पड़े हैं। हम्म वो जो ये जो कल्चर हुआ है ना, ये जो यूट्यूब, इसको बोलिए यूट्यूब कल्चर हो गया है। यूट्यूब पे देखो ना, ऐसे ऐसे गुरुजी वहां पे बैठे हुए हैं कि बजाबते से पीडीएफ लाते हैं और पेन से पढ़ते हैं वो। मुझको तो वीडियो लोग भेजते रहते हैं, पेन से अंडरलाइन कर करके केवल पढ़ते रहते हैं, और लोग देखते भी हैं उनके वीडियो को। तो लोगों को लगता है कि उससे बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन अब जिस तरह के आप लोगों ने चेयरमैन साहब का स्टेटमेंट सुना, और रंजीत यूपी पीसीएस देते रहे हैं, यूपीएससी भी देते रहे हैं। आपने यूपीएससी दिया है कि नहीं साक्षी का भी? नहीं, अभी तो नहीं थे। तो वहां वहां पे आप संभव ही नहीं है कि कुछ कर पाइए क्या रंजीत? यूपी यस पीसीएस का सर, ही बिल्कुल सही बात है। यूपी पीसीएस का ही क्वेश्चन देख लो, कितना स्टैंडर्ड होता है। बिहार से तो 50 बिल्कुल गुना स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चन यूपी पीसीएस का। एकदम सही बात है सर। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसमें सर रटने की जरूरत नहीं है, एक बार रिवीजन हो जाए वो सफिशियंट है। हम्म। ये यूनिक स्टाइल है। अब पता नहीं है लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। हम 4 बंदे पढ़ रहे हैं, अगर ये 10 बंदे कम्पिटिटिव हो तो कितना बढ़िया माहौल है और कितना मजा आया पढ़ने में। चलो कोई बात नहीं, यहीं पर लिख जानते ले। हैं पढ़ने वाले तो नहीं होते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर तीनों चार पढ़ रहे हैं, तीनों चार निकाले तो सर का 100% हो जाएगा था। मैं तो देखिए, सर गारंटी देता हूं कि अगर मुझे एक नहीं चांस मिल नहीं गया तो आपको रंजीत, जो प्रॉमिस ये किया सब वो। ये सब बोलने का नहीं होता है, ठीक ना? मन में रखने का होता है। सर हाँ, जी मन में रखिए, और ईमानदारी, बस अपने प्रति ईमानदारी रखिए कि हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जी ठीक ना? सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। और इसी में मैंने बोला कि ये विश्व का एक पॉइंट और लिख लीजिए। ये विश्व का क्या है, एक तो विशाल हो गया, और वही हो गया कि विश्व का सबसे लंबा संविधान है। तो कैसे हम कहेंगे कि लंबा संविधान है, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? तो देखो, लिखिए, बल्कि है, बहुत ज्यादा बल्कि है। हाँ, आप लिखिए नोट। पहला नोट समझ में आया। दूसरा नोट लिखिए, विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान किसने दिया है? विश्व का स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। और कोई? विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, और कोई? स्कॉटलैंड। चलो पहले लिख लो, दूसरा पॉइंट लिख लो। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, ठीक है? हमने देखा विस्तृत संविधान है और लिखित संविधान है, 2 पॉइंट था, तो दोनों को हम जस्टिफाई करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टार लगा करके लिख लीजिए, लिखो विश्व का पहला लिखित संविधान। लिखित संविधान, विश्व का पहला, ठीक है, विश्व का पहला लिखित संविधान। सर मैं आंसर बदल दूं, स्विट्जरलैंड। नहीं, अब नहीं बदलना है। लिखित संविधान अभी भी गलत है, लिखिए
विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है यूएसए का, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, प्रथम लिखित संविधान है। पहला लिखित संविधान किसका है? यूएसए का है। अब देखो, भारत का भी संविधान लिखित है ना, लेकिन अगर हम आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो देखो, अमेरिका के संविधान में जो यूएसए का संविधान है, इसमें कितने आर्टिकल है? आर्टिकल की संख्या कितनी है? 100 से कम होगा, 100 से कम होगा। लिख लो 7। 7 अमेरिका के संविधान में 7, और वहीं पे लिख लो ये विश्व का सबसे छोटा संविधान है। ज्यादा हेडेक ही नहीं लेना है। विश्व का सबसे छोटा संविधान, जितना बड़ा रखोगे उतना माथा पीछी होगा, ठीक है, संविधान। अब ये मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेरा स्टेटमेंट मत पहुंचा देना, नहीं तो कहेगा कि संविधान को छोटा करना चाह रहे हैं। आजकल देश में यही सब चल रहा है। दूसरा लिखिए कनाडा। कनाडा के संविधान में कितने आर्टिकल हैं? 147। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128, और अफ्रीका में अफ्रीका में 253, 253, और आपके पड़ोसी में चीन के संविधान में, और लिख लेना, और डैश 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 नेट है गूगल जी, चीन में 138 आर्टिकल्स, ठीक है। तो जरा देखो, अब हम देखते हैं कि यूएसए इतना बड़ा और हस्ती है, फिर अफ्रीका अगर हम देखें, ये सब ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे देश हैं, और इन तमाम चीजों से अगर हम कंपैरिजन करें तो भारत के संविधान में आर्टिकल कितने हैं बताइए? भारत के संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, और इसीलिए ये विश्व का सबसे, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा या लंबा लिखित संविधान है। क्लियर? लिखित संविधान है। दो चीज समझ में है, एक तो हमारा संविधान किस तरह से एक विस्तृत संविधान है, जिसमें अब ध्यान दो, अभी आर्टिकल हम बात करें तो अभी मूल रूप से आर्टिकल 395 है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मूल रूप से लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है, इन सब चीजों को भी आप लोगों को ध्यान से समझने की जरूरत पड़ती, ठीक है। अब देखो, अब जैसे हमने देखा कि एक जो मेजर पॉइंट है वो हम लिख लेते हैं। अब जैसे एक चीज आप लिखिए हेडिंग देख करके, देखो विश्व में जो शासन की प्रणाली होती है, ठीक है, हम बात करेंगे विश्व में शासन का, तो कई तरह से हो सकता है। एक राजतंत्रात्मक हो सकता है, एक संसदीय व्यवस्था पे आधारित हो सकता है, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली। तो हमारा जो मेन है फोकस संसदीय शासन प्रणाली है। तो एक हेडिंग दीजिए नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली। और इसको दो तरह से पैर बना दीजिए, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो एक होता है अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक, और दूसरा होता है एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो गया, और दूसरा पूरा का पूरा एक यहीं पे हम देखेंगे तो संसदीय शासन प्रणाली का एक अपनी एक अलग विशेषता होता है, ठीक है। संसदीय, एक मिनट, भारत का संसदीय शासन प्रणाली है ये संसदीय शासन प्रणाली। इसको ऐसे लिख लो, स्टार लगा करके इसको ऐसे बनाओ, मैं
गलती कर गया मैं, ऊपर हेडिंग संसदीय दिया था। यहाँ पे जो हमारा जो संघात्मक संविधान होता है, संघात्मक संघात्मक मेजर हेडिंग अपना यही है, संसदीय शासन प्रणाली। ये चूंकि भारत का है, संघात्मक शासन जो होता है ना, शासन, वो दो तरह से किए जा सकते हैं, एक अध्यक्ष के द्वारा और दूसरा संसदीय द्वारा। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली। संघ समझ में है, संघ का मतलब कई राज्यों से मिले हुए, विभिन्न प्रांतों से मिला हुआ एक देश है। हम संघात्मक व्यवस्था जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे इसको। ठीक है, तो एक अध्यक्ष, तो इस तरह का जो सिस्टम है अध्यक्षात्मक व्यवस्था, ये कहाँ लागू होता है? ये अमेरिका में है, ये यूएसए में, अमेरिका में, यूएसए। इसकी क्या विशेषता है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था का विशेषता क्या है? यहाँ के जो राष्ट्रपति होंगे वो होल एंड सोल होंगे। हाँ, यहाँ के जो राष्ट्रपति होंगे, नीचे डैश लगा के लिखिए, राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होगा, कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका का क्या होंगे ये? वास्तविक प्रधान, वास्तविक प्रधान। क्लियर? इस तरह का। और इसका जो निर्वाचन होगा ये कैसे होगा, ये बताइए। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। हाँ, इसका निर्वाचन होगा सीधे जनता द्वारा। आप सीधे लिख सकते हैं कि इसका निर्वाचन सीधे किसके द्वारा होगा? सीधे जनता खुद करेगी इनका निर्वाचन। क्लियर? ये समझ में आए? और एक नियत अवधि तक ये भी काम करेंगे, ये तो क्लियर है। अब देखो, संसदीय शासन प्रणाली ये कहाँ की विशेषता रही है? संसदीय शासन प्रणाली ये इंग्लैंड की विशेषता, हाँ, इंग्लैंड की विशेषता रही है। और यहीं से हमने क्या लिया, यहीं से संसदीय शासन प्रणाली को हमने भारतीय संविधान द्वारा इंग्लैंड से ही संसदीय शासन प्रणाली को हमने क्या कर लिया, अपना लिया। भारत ने इसे क्या कर लिया, अपनाए। अब समझ में आया? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमने संसदीय शासन प्रणाली कहां से अपनाई है, तो इंग्लैंड के संविधान से, या इंग्लैंड की जो संघात्मक प्रणाली है, शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली है, और उसी का अनुकरण भारत ने किया है। लेकिन अब इसमें क्या होगा, इसमें वास्तविक में अगर हम देखें तो यहाँ पे केंद्र और राज्य हैं, दोनों हैं, और केंद्र और राज्य की अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। यहाँ हम केंद्र राज्य का जब संबंध पढ़ेंगे तो वहां पे और क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ के जो प्रमुख है, भारत यहाँ के जो प्रमुख है, प्रमुख की बात कर रहे हैं, प्रमुख, जैसे इंग्लैंड में, इंग्लैंड के प्रमुख कौन है, और भारत में संसदीय व्यवस्था। ठीक है, तो इंग्लैंड के, हाँ, एक सम्राट या सम्राज्ञी, आप लिख लीजिए, सम्राट या सम्राज्ञी, दोनों शब्द लिख सकते हैं। ये क्या है, कार्यपालिका का क्या होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है। ठीक है, नाम मात्र का प्रधान होता है। लेकिन वास्तविक सत्ता किसके पास है? इंग्लैंड के संसदीय। आप इंग्लैंड के संसदीय मिनिस्टर, पीएम। हाँ, इंग्लैंड के संसदीय शासन प्रणाली के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंग्लैंड के संसद में इतना क्षमता है कि वो एक महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अलावा कुछ भी बना सकते हैं। सुना है या नहीं सुना है? कहने का मतलब कि कोई भी डिसीजन वो ले सकता है। ऐसा अमेरिका और भारत में नहीं है। यहाँ पे क्या है, चेक एंड बैलेंस है। वो जब हम संविधान संशोधन करेंगे, न्यायपालिका पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि भारत में कितने ब्रेकर्स है कि जहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, और ऑब्जेक्शन लगता ही है। आप लोगों से बराबर क्वेश्चन पूछता है, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता करके। तो सक्रियता अलग चीज है, न्यायिक समीक्षा जहाँ पे जो जुडिशियल रिव्यू है एक वो हो गया। फिर हमारे जो संविधान का जो संशोधन की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया एक अलग तरीके से है। तो कहने का मतलब हमने इंग्लैंड के संसदीय प्रणाली तो अपनाया, लेकिन आंख मूंद करके उसकी शक्ति को नहीं अपनाया कि भारत का भी संविधान, संसदीय शासन प्रणाली
कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है इंग्लैंड के तरह। लेकिन भारत में भी जो प्रमुख है, जो भारत के प्रमुख होंगे वो कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे ना। नाम मात्र के। और यहाँ पे राष्ट्रपति भी एक तरह से हम देखें तो जैसे इंग्लैंड के सम्राट है, उसी के तरह राष्ट्रपति की शक्ति क्या है? एक तरह से आप क्या लिखेंगे कि वास्तविक कार्यपालिका, इसकी जो शक्ति है आप लिख सकते हैं कि ये नाम मात्र के प्रमुख है, नाम मात्र के प्रमुख है। लेकिन नोट डाल करके यहीं पर लिख लीजिए, नोट। आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, नोट लिखिए। लिखिए, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, भारत की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कार्यपालिका शक्ति डैश लगा के लिखिए, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्री परिषद में निहित है। ठीक है, मंत्री परिषद में निहित है। क्लियर? और राष्ट्रपति जो अपना जो कार्यपालिका का जो शक्ति है, वो उसका जो प्रयोग करता है राष्ट्रपति, किसकी सलाह से करती है, मतलब करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम एडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आप एक यहीं पर लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। लिखिए, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, राष्ट्रपति, इसको आसान मत लेना कि ये सब बहुत आसान शब्द है। सीधे सीधे आपके 68 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है या जिम्मेदार है। क्वेश्चन था, शायद मुझको याद आ रहा है, 68 में था ऐसा क्वेश्चन, पॉलिटी का। आपका शायद 68 में तो ये भी पूछ दिया था कि संविधान बनाने में कितने समय लगे थे। था ये क्वेश्चन कि नहीं? कब का था ये? 68 में नहीं था शायद, याद नहीं आ रहा है। याद नहीं है, मैंने क्वेश्चन बनाया था तो मुझको थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। लिख लो, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद के सलाह से करते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद के सलाह से करते हैं। और मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? पीएम। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होंगे? अब मान लो अगर प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे दे तो क्या होगा? सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री इस्तीफा देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मंत्री परिषद भंग हो जाएगा। ठीक है, मंत्री परिषद, इसका मतलब है कि जब प्रमुख ने ही इस्तीफा दे दिया तो अब उस मंत्री परिषद का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये क्लियर? और यहीं पर आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखो क्वेश्चन बैंक है आप लोगों के पास या क्वेश्चन पेपर है, तो इसी आर्टिकल को कोट करके आप लोगों का 75 आर्टिकल 75(3) याद रखेंगे तो इसी को कोट करके आप लोगों का क्वेश्चन था पॉलिटी का, देखना। ठीक है, लिख लो, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ध्यान रखना, लोकसभा, ठीक है, न कि संसद, न कि राज्यसभा। क्लियर? ये शब्द याद रखना, संविधान सीधे सीधे लोकसभा का मेंशन करता है। लिख लीजिए, देखिए, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन था आप लोगों का कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन पेपर है किसी के पास तो कल उस क्वेश्चन को लेकर के फोटो खींच करके ग्रुप में डाल देना। ठीक है, 2-3 कई क्वेश्चन तो आपके संविधान की यहीं से था। मुझे लग रहा है कि 2-3 क्वेश्चन यहीं से था। एक संविधान के निर्माण में कितने समय लगा था, ये अभी जो क्वेश्चन पढ़ा आपने,
इसके बाद आपके 67th में भी क्वेश्चन था, संविधान सभा के मीटिंग वाला क्वेश्चन था उसमें। तो आपके जो अभी तक आप लोगों ने पढ़े हैं ध्यान से करते रहिए, क्वेश्चंस अच्छे खासे आप लोगों को मिल जाएगा। देखो अपने संविधान में जो विशेषता है मैं बता रहा हूँ, अपनी संविधान की विशेषता इसके अलावा मूल अधिकार है, नीति निदेशक तत्व है, लिख लीजिए मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व, ठीक है, मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व, तो इसको छोड़ दीजिए क्योंकि मूल अधिकार अपने पास बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि उसको यहाँ पे हम नहीं छेड़ सकते। वो जब हम एक कंटिन्यूअसली जब हम पढ़ेंगे कंटिन्यू, तो वहां पे हम मूल अधिकार को एक बड़े से नोट बना करके उसको पढ़ लेंगे। इसी तरह से नीति निदेशक तत्व को भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। मूल कर्तव्य है, वहां जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ मूल कर्तव्य पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट लिखिए जो जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका है तो न्यायपालिका हम पढ़ेंगे। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? ये जो हमारी जो संविधान की विशेषता है ये सब हमें पूरा डिटेल से पढ़ना है और ये अलग अलग टॉपिक है, तो यहाँ पे इन सब चीजों को हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। संविधान की विशेषता में ये सभी आ जाएगा, जितने हैं वो सभी हाँ आर्टिकल्स हाँ में हाँ, जितने प्रावधान नहीं किए गए नहीं, सभी आ सब जाएंगे। चीज को नहीं, सभी चीज को हम आर्टिकल वगैरह का नहीं, आर्टिकल जैसे हमने पहले ही ले लिया कि सब विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है तो वहीं पे सारे आर्टिकल आ गए। अब जैसे मैंने बताया कि अभी मैंने क्या क्या बताया कि लिखित संविधान है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार नीति है, निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है, तो ये सब हमें पढ़ना है। ये सब अलग अलग एक टॉपिक है बड़ा बड़ा, तो ये सब संविधान की मतलब ये विशेषता तो है। तय है, लेकिन मतलब ये संविधान के विशेषता में सभी हाँ आ हाँ हाँ, विशेषता में लिखते चले जाइए। राज्य के नीति मूल अधिकार मैं लिख दे रहा हूं, मूल अधिकार, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद लिख लीजिए मूल कर्तव्य, जो हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य कैसे आया हमारे संविधान में, कर्तव्य कैसे आया, नीति रसिया निदेशक से। तत्व कैसे कैसे रसिया से चल के आया राज्य के, हाँ, अरे हाँ, नीति निदेशक तत्व 1944 में संविधान संशोधन, 1978 का संविधान संशोधन, 44 में संविधान संशोधन से। सहमत हो क्या आप लोग? रंजीत से ये बताइए। स्वतंत्र नहीं तो सर 42वां होगा, दोनों में से 1976, दो ही हो सकता है। दोनों में से एक चुन लीजिए, ऐसे लिखोगे पेपर में तब तो आंसर देना पड़ेगा कि एक से अधिक। सर इसको स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया था क्या? वेरी गुड, ये बनाया गया था एक स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह का एक इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। इन्होंने जो रिकमेंडेशन किया था, तो इसके लिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। रंजीत कंफ्यूजन को दूर करिए, ठीक है। हाँ 42वां 1976, ठीक है सर, ठीक याद है। रखेंगे। तो ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42 में संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन किया गया था, और उसमें जाकर के आपके मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वो हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है, कि कितने मूल कर्तव्य थे। जैसे हम देखेंगे कि 10 मौलिक कर्तव्य कौन है, बाद में जो हमने देखा कि 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा जोड़ दिया, ये सब चीजें हम बाद में स्वतंत्र न्यायपालिका पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक हम बनाते हैं, जो यहाँ पे हम क्लियर करेंगे, न्यायपालिका पूरा हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर, तो वहां पे हम इसको देख लेंगे कि किस तरह की न्यायपालिका है भारत में। एक लिखो नम्यता और अनम्यता, इसमें यहाँ पे, हाँ यहाँ भी वही लिखा, शब्द लिखा है नम्यता, नम्यता और अनम्यता, नम्यता और अनम्यता का समन्वय, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे कि ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है, एक कहते हैं कि जो रिजिडिटी होता है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, एक यूनिक तरह का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, क्लियर। एक तरफ हम देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी है,
और दूसरी तरफ क्या है, रिजिडिटी। और इन दोनों के बीच में एक यूनिक तरह का कॉम्बिनेशन। यहां देखो, नम्यता का मतलब क्या है, नम्यता का मतलब क्या है, नम्य, दो शब्द है इसको, दो शब्द है हमारे पास, एक है नम्य और दूसरा है अनम्य। ठीक है, तो ऐसे लिखो, एक तरफ है नम्य और दूसरा क्या है, अनम्य। तो नम्य का मतलब क्या हुआ, मुझे बताइए, नम्य का मतलब क्या है। आसानी से संविधान संशोधन किया जा सकता है। हाँ, जिसमें मतलब कि नम्य का एक शब्द, सिंपल सा शब्द अगर हम कहें कि सरल, और ये हो जाएगा अनम्य, मतलब एक तरह से कहे कठोर। ठीक है, तो यहाँ सरलता का मतलब क्या है, रंजित ने बोला कि जिसमें संशोधन क्या है, सरलता से हो, यानी कि संविधान का संशोधन क्या हो जाए, संशोधन सरल हो। ठीक है, और यहां पे संशोधन क्या होगा, संविधान का संशोधन कठिन होगा, संशोधन कठिन होगा। अब जरा बताओ, किस देश के जो संविधान है, वहां का जो हम वहां का जो हम बात करें कि संविधान को अगर हम संशोधन कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे अभी बताया कि चलो ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली में अभी मैंने कुछ बोला था, ब्रिटेन और अमेरिका का मैंने तुलना करवाया था आप लोगों को, याद है। हाँ सर। तो वहां पे हमने क्या देखा, यस सर। यूएसए में रिजिड है और इसमें ब्रिटेन में फ्लेक्सिबल है। हम्म, तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन हम्म, में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष अब बना देखो, देगा। वहां का संसद। अब यहाँ पर जैसे हम अमेरिका की बात करते हैं, तो संविधान में संशोधन करना एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन ब्रिटेन में अभी मैंने बताया कि संसदीय शासन प्रणाली में संसद को बहुत सारा आधार क्या हुआ है, दिया गया है। क्लियर, समझ रहे हैं। तो भारत ने इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला, भारत ने इन दोनों के बीच का क्या निकाला है, समन्वय कर दिया। समझ रहे हैं, भारत ने इन दोनों के बीच का समन्वय, समन्वय, तो ये समन्वय करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आप वहां पे लिखिए, इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो संविधान संशोधन है वो क्या है। एक तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे प्रावधान है जहां पे हम साधारण बहुमत से क्या कर सकते हैं, भारत के संविधान में संशोधन एक तो साधारण बहुमत से हो सकता है, साधारण बहुमत, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है बताइए, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, और तीसरा स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल विशेष, मेजोरिटी विथ स्टेट कंसर्न, हाँ स्टेट बिल्कुल, कंसेंट। और स्टेट कर्सन, यानी विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस, विशेष बहुमत प्लस क्या, आधे राज्यों का अनुसमर्थन, आधे राज्यों का आधे राज्यों का, आप लोग लिख लीजिए, आधे राज्यों का अनुसमर्थन, अनुसमर्थन, अनुसमर्थन। ठीक है, मतलब आधे राज्य का अनुसमर्थन होना चाहिए। अब बताओ, और जो 368 जो अनुच्छेद हमारा 368 है, वो किसकी बात करता है 368, संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो कौन से संविधान, साधारण बहुमत का या विशेष बहुमत का, या विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य अधिक। सर इसमें तीनों का चर्चा करता है। तीनों का चर्चा करता है, और कोई, और कोई, यहां पे लिख लेना, जो संशोधन की प्रक्रिया है ब्रिटेन में कठोर है। ठीक है,
कठोर है नहीं, जो सॉरी यहाँ पे जो ये आसान होगा ना, अमेरिका यहाँ था ना। ये इसको रहने दो, यहाँ लिखवा दिया था 90 वाला में। हाँ बताइए और कोई इसमें, यहाँ पे क्योंकि ये स्टार पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है, स्टार लगा करके लिखना है, 2-3 स्टार लगा दो, ठीक है, 2-3 स्टार लगा करके लिखिए इसको, और वहां पे लिखिए आर्टिकल 368, ये याद रखना है, आर्टिकल 368। जब हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो आ जाएगा, इसमें सिर्फ 2 तरह के संविधान संशोधन शामिल है, और ये लास्ट वाला, ठीक है, तो लिख लीजिए ये दोनों, विशेष बहुमत और आधे से अधिक, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन का ही बात करता है आर्टिकल 368। ये रंजित, यस सर। क्लियर एक्ट है सर। आर्टिकल 368 निकालिए। एक और आर्टिकल 368 को देखिए। सर मिनट सर। इसमें कौन कौन सा है, विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्य वाला? हाँ ये दोनों पॉइंट साधारण बहुमत वाला नहीं है? नहीं, साधारण बहुमत वाला आर्टिकल 368 के तहत नहीं आता है, उसको अब निकालिए और पढ़िए उस अनुच्छेद को। 368, एक मिनट, 368 साथ के साथ रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ 367, 368। कहता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। पहला, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में पढ़ देता हूँ, संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन और निरसन के रूप में संविधान इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। कैसे कर सकेगी? संविधान के पढ़िए। हाँ, इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा, और जब यह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदनों के कम से कम 2/3 द्वारा पारित किया जाए, उपस्थित 2/3 यानी स्पेशल मेजोरिटी, और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधायिका को अपनी अनुमति दे देंगे, तब संविधान उस विधेयक के निबंधों के अनुसार संशोधित माना जाएगा। अगला पॉइंट, परंतु यदि यह संशोधन अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241 में या भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5, भाग 11 के अध्याय 1 में या 7वीं अनुसूची के किसी सूची में या संसद के राज्यों के प्रतिनिधित्व में या इस अनुच्छेद के उपबंधों में कोई परिवर्तन करने के लिए है, तो ऐसे संशोधन के लिए उपबंध करने वाला विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले उस संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा उन विधानमंडलों के अनुसमर्थन की भी अपेक्षा रखता है। अब समझ में आया? कहीं भी साधारण बहुमत लिखा है, वहां पे नहीं लिखा है। विशेष बहुमत कुछ देखिए, हमारा संघीय व्यवस्था है, ठीक है, संघों में राज्य और संघ सरकार की दोनों अपनी अलग अलग कुछ प्रावधान किए गए। जहाँ पे हम संविधान की संघीय व्यवस्था पे आएंगे तो वहां पे हम इन चीजों को पढ़ेंगे। जो मान लो कुछ संसद अगर कुछ चीजों का संशोधन कर रहे हैं, ठीक है, संसदीय प्रणाली में संसद को अधिकार है संविधान में संशोधन करने का, और संसद की किसी भी सदन में संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। लेकिन अगर वो संशोधन विधेयक में राज्य का यानी संघ के किसी भी क्षेत्र को प्रभावित किया जा रहा है, बात समझ रहे हैं, तो उसके लिए हम केवल वहीं पर अनुमति की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें राज्यों की भी अनुमति, कितने राज्यों की? कम से कम आधे राज्यों की। एक सरल भाषा में मैं कह रहा हूं,
कि जहां संघीय ढांचा प्रभावित होने की संभावना है या उसका इम्पैक्ट संघीय ढांचा पे पड़ेगा, तो हमें संसद के साथ साथ आधे राज्यों के विधानसभा का भी हमें क्या चाहिए, अनुमति लेना पड़ेगा। अब समझ में आया, तभी जा सर करके हम सर ये, हाँ मेरा एक बोलिए। क्वेश्चन है। हाँ। विशेष बहुमत को दो तरीके से डील करता है, लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ, जिसे दो तिहाई बहुमत सदन में हम्म, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्य। अब सवाल ये है कि जैसे 550 हम मान लेते हैं, हम्म। तो दो तिहाई उसका जो भी संख्या होता है, या 545 मान लेते हैं, नहीं उस नहीं, केस दो तिहाई में। सदस्य का मतलब वो नहीं है, जैसे उपस्थित लोगों में से दो तिहाई, कि सदन में कितने लोग उपस्थित हैं। तो सर कई बार तो ये भी तो लिखा जाता है स्पेशल मेजोरिटी में कि हाँ, जो टोटल संख्या है उसका दो तिहाई, या हमेशा उपस्थित का ही दो वो तिहाई क्या? हमेशा उपस्थित का दो तिहाई। अच्छा। उपस्थित सब जो, मत देने वाले। हाँ हाँ हाँ, जो मत देने वाले हैं ना, उसका दो, टू थर्ड ऑफ, मतलब कि टोटल वोट जो पड़ेगा उस विशेष बहुमत के लिए वोटिंग होगी, तो वोटिंग में टू थर्ड होना चाहिए, मेजोरिटी में पास तो होना सर चाहिए। साधारण बहुमत में भी तो यही वन वन हाफ से एक वो अधिक, एक तो अलग उसमें चीज भी है, वो उसमें एक नहीं, अलग प्रक्रिया हो गया। हाँ बोलिए, उसमें टू थर्ड का नहीं है। उसमें हाँ उसमें उपस्थित या टोटल संख्या सदस्य सदन की स्ट्रेंथ के हिसाब से होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और वो देखिए, जब भी इस तरह के बहुमत होता है, तो खास करके जो राजनीति पार्टी जो सत्ता में होती है, वो चाहती है कि उनके सारे सांसद वहां पे उपस्थित हो, और जो विपक्षी पार्टी है वो भी चाहेंगे कि सारे सांसद उपस्थित हो। बात समझ रहे हैं, क्योंकि उनको उसको हम्म। रोकना है और उनको दूसरे को उसे पारित करवाना है। समझ रहे हैं ना? तो हम्म। लगभग लोग हम्म। उपस्थित हो ही जाते हैं। मान लीजिए कोई बीमार है या कोई छुट्टी पे है किसी कारणवश, और नोटिस दे करके छुट्टी पे है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 60 दिन से ज्यादा की छुट्टी पर क्या होता है। ये सब चीजें हम संसदीय व्यवस्था, जब संसदीय प्रणाली पढ़ेंगे तो वहां पे हम इन सब तमाम चीजों को एक बार डिटेल से देख लेंगे। ठीक है, तो याद रखना बस, यहाँ पे हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल 368 के तहत साधारण बहुमत शामिल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से बना सकता है, तो ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, हमारा मूल अधिकार ये हो गया, नम्यता नम्यता। अब देखो, केंद्राभिमुख संविधान आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और जैसे एकात्मकता की ओर झुकी हुई संघीय व्यवस्था। केंद्राभिमुख का मतलब क्या हुआ? केंद्राभिमुख का मतलब हुआ कि जो आर्टिकल फर्स्ट हमारा क्या कहता है, इसको लिख लो, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। वैसे फिर हम आर्टिकल जब शुरू करेंगे तो वहां पे एक पॉइंट आएगा, इसको लिख लीजिए। लिखिए, केंद्राभिमुख, केंद्राभिमुख, ठीक है, संविधान। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा जो संविधान है, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल की ओर झुका हुआ है। सेंटर मतलब कि जो केंद्रीय सरकार है उसकी ओर ज्यादा झुका हुआ है। इसके लिए एक स्टार लगा करके लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है कई बार। जैसे लिखो, आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल फर्स्ट, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? लिखो, आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत, भारत ऐसे ही लिखना, भारत अर्थात, देखो वहां पे लिखा होगा भारत दैट इज इंडिया, अर्थात भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, या राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है। यही क्वेश्चन रहता है, किस अनुच्छेद में कहा गया है। ठीक है, वहां पे अंग्रेजी में लिख लो, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका कि मतलब क्या हुआ? राज्य को संघ हाँ, से संघ से अलग होने की का अधिकार नहीं है। बस बस बस, मतलब क्या है कि किसी, लिख लीजिए वहां पे, इसका मतलब ये है, नोट लगा करके लिख लीजिए, नोट, नोट लिख लीजिए, भारतीय संघ, भारतीय संघ राज्यों के बीच
भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। किसी समझौते का, याद रखना शब्द, ठीक है, समझौते का निष्कर्ष नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत का जो संघ है और राज्यों के बीच कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ है, उसका ये कोई मतलब नहीं है। दूसरा लिख लीजिए, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्य को, किसी भी राज्य को लिख देना, वो संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। कल का क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। कल देखना स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन की किस तरह का, या एक क्वेश्चन लिख लो, यहीं पे लिखो क्वेश्चन लिखिए, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। पॉइंट फर्स्ट, ठीक है। पॉइंट फर्स्ट में लिखिए आप लोग, लिखो, भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का संघ है। दूसरा पॉइंट लिखो, मतलब बी दूसरा, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। होने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखो, भारतीय संघ राज्यों के बीच, भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। समझौते का निष्कर्ष है, लिख लो, समझौते का निष्कर्ष है। चौथा लिखो, डी, एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। ई, क्या आंसर होगा? सी आंसर सी। तो समझ में आया? इस तरह से सीधा सीधा आप लोगों से क्या बना सकता है, क्वेश्चन यहां से बना सकता है, ठीक है। इसके बाद देखो, अब जैसे इस पे कई सारे लोगों ने टिप्पणी भी कर रखा है, तो टिप्पणी का एक अलग से मैं लिखवा दूंगा कि किसने क्या बोला है, वो मैं एक जगह लिख करके और ढूंढ करके। अब जैसे एक और विशेषता लिख लीजिए आप लोग, सरकार का संसदीय स्वरूप, सरकार का संसदीय स्वरूप, और छोड़ दीजिए इसको जब हम संसदीय प्रणाली पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। संसदीय स्वरूप हो गया, और लिखिए एकल नागरिकता, ये भी हमारा एक टॉपिक है, तो वहां पे नागरिकता को थोड़ा सा समझ लेंगे। नागरिकता से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी उसको थोड़ा सा समझ लेंगे, एकल नागरिकता। नेक्स्ट लिखिए, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, कि संविधान संशोधन द्वारा जो हमारा 21 वर्ष था उसको घटा करके 18 वर्ष किया गया था मताधिकार का। 69वां मताधिकार,
का जो पहला था एज 21 वर्ष था, एक साथ। इसको घटा करके 18 वर्ष कब किया गया और किस अधिनियम द्वारा किया 69 गया? 69। और कोई? 61 द्वारा किया गया। 61 द्वारा। वेरी गुड। संविधान संशोधन हुआ था, इसके लिए संशोधन हुआ था 61वां। रंजीत याद रखिए 61वां, ठीक है। और ये की हाँ ये हुआ था 88 89 में, ठीक है। 1988 89 का है, ठीक है। तो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष हमने कर लिया था। एकल नागरिकता लिख लिया। और जैसे देखो जैसे अब हम देखते हैं कि संविधान में जैसे हमारा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों के बीच में किस तरह से हम अलग अलग उपबंध किए और कैसे हमने चेक एंड बैलेंस किए हैं, वो भी हमारे संविधान की विशेषता है। एक लिख लो आपातकालीन उपबंध, और इसको छोड़ दो अभी पे आपातकालीन उपबंध, क्योंकि हम जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, तो वहां पे आपातकालीन उपबंध को, और जब हम राज्यपाल पढ़ेंगे तो वहां पे भी थोड़ा सा समझने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सबको अभी हम ना छेड़ करके केवल विशेषता लिख लें। अब जैसे आपातकालीन उपबंध में हम देखते हैं तो 3 प्रकार के आपातकाल हमने एक्सेप्ट करा है। एक राष्ट्रीय आपातकाल है, और एक राष्ट्रपति शासन है, और वित्तीय आपातकाल है। 3 तरह के हैं। तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। तो ये जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहां पे इसको हम क्लियर कर लेंगे। और लिख लो एक और, त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार का मतलब क्या हो गया? त्रिस्तरीय सरकार का मतलब हमें यहाँ पे पंचायत, पंचायत और जो शहरी राज्य। निकाय पढ़ा है, ठीक है। त्रिस्तरीय सरकार, यहीं पे हम स्थानीय निकाय के बारे में पढ़ लेंगे, चाहे वो ग्रामीण स्तर पे हो चाहे वो शहरी स्तर पे हो, ठीक है। क्लियर? और देखो एक चीज आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, वो मैं पहले बता दे रहा हूँ। लिखवाना उसका मैं आप लोगों को फोटो भेज दूंगा, ठीक है। फोटो का मतलब क्या है कि किस देश के संविधान से हमने क्या लिया है, वो आपकी बुक में लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर जैसे हम लिखते हैं तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है। तो जैसे देखो भारतीय संविधान से जो हमने भारत के शासन अधिनियम 1935 से क्या लिए हैं, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिए हैं, तो एक बारी मैं रिपीट कर दूं या ये हो जाएगा, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। बताइए। वो बुक से देख लेंगे, बुक से देख लेंगे। हाँ, एक तो किस देश से हमने क्या लिया है इसको याद रखना है, और नहीं तो अगले क्लास में कहोगे तो मैं लिखवा दूंगा, और नहीं तो देश नहीं सर, वो बुक से देख लेंगे, कोई इशू नहीं सर, उसमें कोई डिस्कस करने लायक चीज नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रावधान। इसके अलावा एक काम और करना है आप लोगों को, जो हमारे पास अनुसूची है 12वीं अनुसूची तक, ठीक है। 12वीं अनुसूची तक किस अनुसूची में किस चीज को शामिल किया है एक बार जरूर पढ़ लेना। कई बार आप लोगों से पूछता है, जैसे जो हमारा जो संविधान के किस में भाषाएं हैं, याद करो तो कौन सी? 8वीं अनुसूची, खूब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। भू सुधार और जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन कौन से संविधान अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची। 9वीं। दल बदल काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन रहा है, दल बदल 10वीं। तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल लागू किया गया था? दल बदल पे कानून राजीव बना था। गांधी ने किया था 1992 में, राजीव गांधी ने किया था। और कोई? 52वां संविधान संशोधन था। 52वां संविधान संशोधन 1800 या 1900 कितना? 85, 85 याद नहीं है। हाँ 85, वो आपका बड़ा अच्छा है 52वां संविधान संशोधन। वेरी गुड, क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, या सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा दल बदल, ठीक है, पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया, तो सीधा हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। या किस अनुसूची में है, तो 10वां अनुसूची। 11वां 12वां अभी हम लोगों ने देखा कि एक पंचायतन व्यवस्था है, पंचायत या जो हम त्रिस्तरीय पंचायत जो व्यवस्था कहते हैं वो है। पंचायत में जो हमने कितने विषय को रखा है? 29। वेरी गुड, 29 विषय। कौन सा संविधान संशोधन? 29। 29, हाँ। और संविधान संशोधन कौन सा?
73वां और 73वां 74वां। हाँ और नगरीय प्रशासन में या नगरीय 74वां। हाँ नगर पालिका की जो शक्ति है, तो वो नगर स्तर पे जो हमने जो स्थानीय निकाय की चुनाव करना है उसके कितने विषय हैं? 18। 18 विषय है। 17। नहीं, 18 विषय। ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को, जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीट का आवंटन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में। इस तरह से आप लोगों को एक जगह पे छठी पॉइंट, अनुसूची कौन सी? फोर्थ। सर, इसमें है 5, इसमें 5वीं और छठी अनुसूची है, तो इसमें थोड़ा हमको कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये अनुसूचित जाति के लिए दोनों में है, नहीं नहीं अनुसूचित नहीं नहीं, क्षेत्र के देखो लिए। 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची, देखिए 5वीं अनुसूची क्या लिखता है, ध्यान से पढ़ो। कहता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में। ध्यान से देखो, यहाँ पे सीधा दे दिया अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। क्लियर? लेकिन छठी अनुसूची कोट करता है, किसके बारे में कोट करता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन, उसके लिए एक अलग से अच्छा हमने सर, प्रावधान करा है। ठीक है। कहने का मतलब सर 5वीं छठी अनुसूची में अनुसूची। मतलब पूरा इंडिया का जाएगा। हाँ, और हाँ, छठी और अनुसूची छठी में विशेषकर 4 राज्य में। विशेष करके 4 राज्य, और ये आप पे क्वेश्चन भी पूछा गया है आप लोगों से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन रहेगा कि किस छठी अनुसूची में किस राज्य के प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपका वहां पे रहेगा जैसे अरुणाचल प्रदेश, समझ रहे हैं ना? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है। नागालैंड दे सकता है। वही मतलब जो 7 सिस्टर्स हमारे जो हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र का जो हिस्सा है, उत्तर भारत का, तो वहां से कोई भी अलग राज्य दे सकता है। तो छठी अनुसूची एक विशेष संबंध है। ठीक है। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, ये सब तो पहली तो प्रथम अनुसूची काफी राज्य उसके और नाम वगैरह हो गया। दूसरी अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र के नाम है। दूसरी अनुसूची काफी महत्वपूर्ण है वहां पे, और तीसरी अनुसूची काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, क्योंकि दूसरी अनुसूची में कई सारे पॉइंट्स है आपके। संघ राज्य क्षेत्र के नाम, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल। तुम क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन, एक क्वेश्चन लिखो, तो लिखो क्वेश्चन लिखिए, और इस तरह के क्वेश्चन स्टार लगा दो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, स्टार लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपके पेपर में आएगा ही, बहुत ज्यादा चांस है कि पूछ दे, लेकिन स्टार लगाने का मतलब है कि आप लोग सीखो कि इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। और मैं स्टार लगा रहा हूं तो उसको जरूर याद रखना, और खास करके जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देता हूं उसे भी जरूर ध्यान रखना। कई सारे क्वेश्चन चलते चलते मिल सकता है। और जो बिहार स्पेशल के करीब 12-13 छोटा छोटा वीडियो होगा मेरे चैनल पे, उसको देख लेना, वहां से आपके कई सारे क्वेश्चंस आपके बिहार स्पेशल के मिल जाएंगे। और भी क्वेश्चन मैं बिहार स्पेशल का वहां पे बना दूंगा। ठीक है। तो कभी कभी टाइम मिले तो उसको देख लिया करो। और मेंस का किस तरह से आंसर लिखना है, कैसे है, तो वहां पे कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दिए हैं, तो उससे आप देख करके वहां से आप आंसर लिखने की क्वालिटी अपना इंप्रूव कर सकते हैं। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लिखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान, भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची, संविधान की दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है, दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है। लिखो ए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। बी, लिखो राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल। सी, राज्यों के राज्यपाल। लिखो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
डी लिखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और डी में लिखो संघ के मंत्री, संघ के मंत्री। आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। संघ के मंत्री। हाँ, तो इस तरह से आप लोग के क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर? भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक है, या दूसरी अनुसूची का विषय नहीं है। संघ के मंत्री किस अनुसूची में है? थर्ड में। संघ, संसद, संसद हो गया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या इसमें है या नहीं है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है या नहीं है? बताइए। सर इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं पढ़ी हूँ, हमको ज्यादा नॉलेज भी नहीं लग रहा है। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। तो इसको एक बारी आप जो विषय है उसको एक बार देख लीजिएगा। रंजीत, ठीक है? सर, हाँ, यस सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, ओके। गुड नाइट सर। हाँ, गुड नाइट। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम।